नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज नए वर्ष पर जो मैं पहला इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, वो हमारे साथ हैं अल करीम यूनिवर्सिटी के चांसलर और यूं कहें तो राजद परिवार के कद्दावर नेता डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब। सबसे पहले जनाब, आपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा पहला सवाल, नव वर्ष आपके लिए कैसा रहा? नव वर्ष की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई है और मैंने सभी को, देशवासियों को, बिहार वासियों को, सीमांचल वासियों को, कटिहार वासियों को, सबको मेरी तरफ से बधाई है, बहुत बधाई। वैसे मैं पर्सनल लेवल पर बहुत लोगों को बधाई दे चुका हूं, लेकिन आपने ये मौका फराहम किया कि आज पूरे देश को, पूरे प्रदेश को और सीमांचल को बधाई देने का मौका आप दे रहे हैं, इसलिए फिर दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि 2024 गठबंधन के लिए और जनता के लिए बेहतर से बेहतर साबित होगा। पूरे मुल्क की फिजा बदलेगी, पूरे मुल्क में जो आज हो रहा है उसके विपरीत यानी बेहतर वक्त आएगा 2024 में, यह हमारी आशा है। अच्छा सर, अभी इंडिया गठबंधन बना है और 2024 लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन है बहुत ही मजबूत गठबंधन है और आज जितनी भी सियासी पार्टियां हैं हिंदुस्तान की, उन्होंने ये महसूस किया है कि हम लोग को एकजुट होना चाहिए और वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता को जो उम्मीदें थीं, जो मौजूदा सरकार 10 साल से केंद्र सरकार चल रही है, मरकज़ी हुकूमत चल रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की अगुवाई में चल रही है, ये हर मामले में फेल रही। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, देश की तरक्की का मामला हो, सैलाब का मामला हो, इंडस्ट्रीज का मामला हो, या जो भी वादे उन्होंने चुनाव में किए थे 2014 में या उसके बाद 2019 में, सारे वादे उनके फेल होते चले गए। तो जाहिर है कि जनता ऊब चुकी है। तो जनता की सूरत हाल को देखते हुए, जनता के ख्वाहिशों के मुताबिक ये इंडिया गठबंधन बना, ताकि जो सरकार जिसने वादे किए और वादे पूरे नहीं किए और हिंदुस्तान बहुत पीछे जा रहा है, हमारा मुल्क पस्ती पे जा रहा है, जिसकी वजह से ये गठबंधन बना कि किसी तरह से इस मुल्क को बचाना है, यहाँ के लोगों की खुशहाली वापस लानी है, इसी के तहत हर मामले में। और जाहिर है खुशहाली कब होती है? जब इकोनॉमी मजबूत होती है देश की, हर इंडिविजुअल की इकोनॉमी यानी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होती है, यानी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है, जब वो उनको रोज़गार मिलता है, इंडस्ट्री बनती है, उनको क्या कहते हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित है, जो महादलित है, जो ट्राइबल्स हैं, जिसको आदिवासी कहते हैं, जो गरीब हैं, सरकार उनके लिए बनती है। लेकिन उनकी जो हालत दयनीय हो गई, इसलिए सबों की इच्छा है कि सब लोग एकजुट होकर पूरा इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव हो, एकजुटता हो सारे अपोजिशन के लोगों की। और मुझे लगता है कि बड़ी मजबूती से ये गठबंधन बना है और ये 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में ये जो आज की सरकार है उसको मुंह की खानी पड़ेगी और जनता हमारे साथ है। और जनता से हम ये आह्वान करते हैं कि जो खुशियां छिन गई हैं आपकी, उस खुशियों को लाने के लिए इंडिया गठबंधन को 2024 में लाना अति आवश्यक है। अच्छा, इंडिया गठबंधन में सर पेच फंस गया है संयोजक पद को लेकर के, क्या नीतीश कुमार संयोजक पद में जाए होंगे? देखिए, कहीं कोई पेच नहीं है। ये जो लोग हुकूमत में हैं या उनकी जो पार्टी है, वो ये फैलाते हैं मीडिया के ज़रिए, ऐसा कोई पेच नहीं है। हम लोगों में बिल्कुल सहमति बन रही है और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ बेहतर होने वाला है। अभी ऊपर बात हो रही है, मैं आज इस मामले में बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी वो मुख्यमंत्री हैं, वो इस लायक है कि उनको संयोजक बनाया जाए, वो उनको बनाया जा सकता है और हमारी ख्वाहिश है कि वो बने। और मैं आशा करता हूं कि सब लोग इस बात पे तैयार होंगे। लेकिन ये फैसला सब पार्टियों को मिलकर, जो सब पार्टियों के अध्यक्ष हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के, वो मिलकर ये फैसला करेंगे और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा फैसला होगा। आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किया था। उसमें भी एक सवाल कॉमन था, वो था सीएए को लेकर। जब जब चुनाव आता है तो सीएए बार बार चर्चे में आता है, तो सीएए जो चुनाव में चर्चे में लाया जाता है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, जनता ये समझ चुकी है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो ऐसी चीज़ें उभारी जाती हैं जिससे, जब होता क्या है कि जब जनता की आशाएं पूरी नहीं होती हैं,
जब उनको रोजगार नहीं मिलता, जो वादे सरकार ने किया वो पूरे नहीं हुए, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाता है जिससे दूसरे बिरादरी में जो अल्पसंख्यक हों उनके अलावा, चाहे जो भी अल्पसंख्यक हों, जिस धर्म के अल्पसंख्यक हों, उनको छोड़कर दूसरे लोग एकजुट हो जाएं, भ्रमित हों। इस आधार पर इस तरह की बात की जाती है हर इलेक्शन में, जैसा कि आपने कहा, सही कहा, ताकि लोग एकजुट हो जाएं, भ्रमित हों और उससे आप सीए की बात करते हैं। अभी बहुत कुछ आने वाला है, अभी तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं इलेक्शन के पहले, आप देखेंगे कि जिससे हमारे बिरादरान वतन, हमारे सनातन धर्म के जो लोग देश में एकजुट हों। लेकिन वो गलत फहमी है, सनातन धर्म के लोग चाहे देश में जितने भी हैं वो समझ चुके हैं कि सवाल ठगैती का कोई मामला नहीं है, ये भ्रमित किया जाता है, धर्म की बात करके हम लोगों को भ्रमित किया जाता है, वोट की राजनीति है। इसलिए अब वो लोग भी संभल चुके हैं। इसलिए सीए हो या कोई इस तरह का मामला हो जिससे जिससे केंद्र सरकार एकजुटता करना चाहती है, वो एकजुट होने वाले नहीं हैं। वो एकजुट होंगे रोजगार पर, वो एकजुट होंगे स्वास्थ्य सेवा पर, वो एकजुट होंगे लोगों की खुशहाली पर, गरीबों की खुशहाली पर। तो सनातन धर्म के भी जो लोग हैं वो अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब वो 2 बार भ्रमित हुए हैं, लेकिन ये तीसरी बार भ्रमित नहीं होने वाले हैं। बहुत होशियार कौम है, बड़े समझदार लोग हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब इन सब मुद्दों पर वोट होने वाला है। अब वोट होगा काम पर, हिंदुस्तान की तरक्की पर, नौजवानों के रोजगार पर, इस पर वोट होगा, काश्तकारी पर, किसानों की खुशहाली पर वोट अब इस पर होगा। अब वोट धर्म के नाम पर ये तीसरा इलेक्शन जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये तीसरा इलेक्शन अब मुझे नहीं लगता है। और जो मैं देख रहा हूँ हालात इस मुल्क के, और जो मैं सुनता हूँ जब लोगों के पास बैठता हूँ, लोगों के दुख दर्द को, तो मुझे लगता है कि अब धर्म के नाम पर कोई वोट देने वाला नहीं है। अच्छा सर, 2024 के इलेक्शन का इफेक्ट शुरू हो चुका है और बिहार में भी बीजेपी अपना पांव पसार रही है। तो एक माइनॉरिटी फेस चेहरे के नाते एक कमेंट बॉक्स में हमारा सवाल था कि शहाबुद्दीन के परिवार को क्या मिलेगा, क्योंकि दरकिनार कहीं राजत्व तो नहीं कर रही है। देखिए, किसी एक परिवार का मामला नहीं है। देखिए, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, किसी एक परिवार का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है। अब पूरे प्रदेश से देश का मामला जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज के दिन में कोई मुद्दा नहीं है कि उस पर कोई बात की जाए। जी, नया सर संसद भवन आपने देखा, उसमें क्या कुछ बदलाव देखा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सही मायने में जब हम लोग पुराने वाले में बैठते थे राज्यसभा में या जो लोग लोकसभा में, तो बहुत लोगों की था ये कि एक जगह बैठते थे, हम लोगों में आदान प्रदान होता था, बैठते थे, एक अपनापन लगता था, चाहे जिस पार्टी के लोग भी हों। यहाँ वो बात नहीं है। वहाँ सेंट्रल हॉल था जिसमें हम सब लोग, हर मजहब के लोग, हर पार्टी के लोग, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, बैठकर बातें करते थे। वो मौका ख़त्म कर दिया गया है। 2-2 आदमी की कुर्सी लगा दी गई है और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। लगता ही नहीं है कि वो संसद है जो पहले लगता था। और संसद का मतलब ये है कि सब लोगों में आपस में बातचीत हो, बैठकर ताल्लुकात बने, चाहे जिस पार्टी के भी हों। वो सब बातें खत्म हो गई हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पर 100 आदमी बैठ सके, 200 आदमी बैठ सके। वहाँ हम लोग, दोनों सदन के लोग, यानी आप समझ जाए 850-900 लोग सेंट्रल हॉल में एक साथ बैठ सकते थे। अब वो मामला नहीं रहा, लोगों को अलग अलग कर दिया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर था, बनिस्बत जो नया बना है उससे वो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा, जब संसद चल रहा था उस वक्त अचानक एक सुरक्षा में चूक देखा गया, उस मसले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सुरक्षा की चूक है। जबकि मैं देखता हूँ काफ़ी, दिखने में तो लगता है कि काफ़ी सुरक्षा है, बहुत टाइट है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है, दिखने में लगता है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अमले हैं सिक्योरिटी के लोग, लेकिन बड़ा अजूबा लगता है कि ऐसे आदमी को क्यों आने दिया गया और कौन ऐसे एमपी थे जिनको ऐसे लोगों को रिकमेंड किया। देखिए, जब तक कोई मेंबर पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जब तक किसी व्यक्ति को, किसी भी शहरी को हिंदुस्तान के या अपने क्षेत्र के लोगों को, जब तक कि वो रिकमेंड नहीं करेगा, वो जिम्मेदारी नहीं लेगा उसकी, तब तक कि उसको पास नहीं बनता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो जो एमपी थे उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। और जो लोग कुछ ऐसा काम नहीं करते, जाहिर है सदन में अपोजिशन का काम है बोलना, जो लगता है कि सरकार गलत कर रही है उस पर जिन लोगों ने बोलने का काम किया, सरकार को सुझाने का काम किया, उनको 100-150 लोगों को, एमपीज को, लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित कर दिया गया और अभी तक वो निलंबित हैं। और एक तरफ एक ऐसे आदमी को
जिसने आतंक फैलाया उसको किसी एमपी ने रिकमेंड किया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे संसद के लिए। अच्छा, तेजस्वी पर जो लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मामला सिर्फ तेजस्वी जी का नहीं है। हिंदुस्तान में जितने लीडर हैं, इंक्लूडिंग तेजस्वी जी, उनका पूरा परिवार, सबको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। इसलिए कि जब इंसान जो वादे करता है और उसको पूरा नहीं कर पाता 10 सालों में, तो जाहिर है जीतने के लिए कुछ न कुछ ऐसे हथकंडे अपनाता है जिससे हम जीत जाएं। लेकिन इससे लोगों में उल्टा असर पड़ रहा है। ये काम जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, चाहे वो तेजस्वी जी के साथ हो या देश के किसी भी लीडर के साथ बिलावजह तंग करने का काम किया जाए और उसको छापेमारी किया जाए, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो। ये सिर्फ हथकंडा है इलेक्शन जीतने का। अब बेवजह जो गुनाहगार नहीं है, बेगुनाह लोगों को, उन लोगों के साथ ये हो रहा है। ये बड़ा गलत है, ये गलत कदम है, ये एक न एक दिन गलत रंग लाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। पावर में आना का मतलब होता है लोगों के दिलों को जीतना, लोगों के दिलों को तोड़ना नहीं, लोगों को अपना बनाना, लोगों को दूर रखना नहीं। लेकिन हालात आज के दिन वही है कि जो लोग वोट वोट की राजनीति करते हैं, जो लोग, ये खतरा बना हुआ है कि अगर जिस तरह से पब्लिक इन लोगों की तरफ है, पब्लिक अपोजिशन की तरफ देख रही है, ये जो एहसास हो गया है भाजपा को या आरएसएस को, तो ऐसा हथकंडा अपना रहा है कि किस तरह से हम, चाहे जो भी हो जाए, हमको सरकार बनानी है। ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। इन लोगों के साथ खामखा पकड़ धकर ये किया जा रहा है। ये सब गलत है, चाहे वो तेजस्वी जी हो या देश के कोई भी लीडर हो। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर, क्या लालू और नीतीश की जोड़ी 2024 में कामयाब होगी? भाई, सिर्फ नीतीश जी लालू जी का मामला नहीं है, हमारी 7 पार्टी हमारे साथ है। जाहिर है कि नीतीश जी भी हैं, लालू जी भी हैं। ये एक मजबूत जोड़ी है, यह बिल्कुल कामयाब होगी और बिहार में भाजपा को उखाड़ कर फेंक देगी इस लोकसभा में। आप देखते रहिए। मुझे लगता है कि एक सीट भी भाजपा को नहीं आने वाली है, सारी सीट गठबंधन को आएगी, इंडिया को आएगी बिहार में। वैसे पूरे देश की हालत मजबूत है, लेकिन बिहार की हालत और ज़्यादा मजबूत है। 40 की 40 सीट आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन को ही आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब, राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ नाइट को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।